Hello students, welcome to Swablambi. Today is our 11th lecture in this complete quantitative aptitude series. If you are preparing for any competitive exam, then do not forget to subscribe our channel. Now let's start. Today we will discuss variation. आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन. इसका बिल्कुल लिटरल मीनिंग होता है चेंज. ठीक है, वेरिएशन का मीनिंग क्या है? अगर बहुत सारी क्वांटिटीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, ठीक है, टू और मोर क्वांटिटीज क्या हो? डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर. एक दूसरे पे क्या हो? डिपेंडेंट. सो दैट चेंज इन वन, अगर किसी एक में चेंज आ गया तो क्या करेगा वो? लीड टू चेंज इन अदर. ठीक है, वन क्वांटिटी में कोई भी चेंज आएगा, ठीक है, उसके कारण दूसरी क्वांटिटी भी चेंज हो जाएगी, उसे हम बोलते हैं वेरिएशन. ठीक है, अब जो ये चेंज आएगा ये किस तरह का होगा, वो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. ठीक है, तो हमारे जो वेरिएशन है ये कितने टाइप्स के होते हैं, इसे हम डिस्कस करेंगे अब. ठीक है, जो हमारा फर्स्ट है वो है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन. डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ठीक है, इसमें क्या होता है? जो चेंज होता है वो होता है डायरेक्टली चेंज. ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद बी. ठीक है, ए वेरीज डायरेक्टली एज बी. ए वेरीज डायरेक्टली एज बी. ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा ये साइन है ये प्रोपोर्शनैलिटी का है. ठीक है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद बी. ठीक है, अब देखो अगर मुझको ये साइन हटा के यहाँ पे इक्वल टू लाना है तो हमें यहाँ पे कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा. इसको मैं के लिख रहा हूँ. ए इज इक्वल टू के बी. ए इज इक्वल टू के बी. के क्या है हमारा यहाँ पे? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. ठीक है, कांस्टेंट का मेरा मीनिंग क्या होता है? कोई चीज फिक्स हो जो जिसकी वैल्यू चेंज ना करते हो. ठीक है, वो वैल्यू क्या रहती है? फिक्स. ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करूं तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा? ए बाय बी इज इक्वल टू के. अब के की वैल्यू फिक्स रहती है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले रिलेशन में क्या होता है? ए बाय बी क्या रहेगा हमारा? कांस्टेंट. ए बाय बी हमारा क्या रहेगा? कांस्टेंट. ये चेंज नहीं होगा. अब इसका मीनिंग क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का? कि अगर ए को हम इंक्रीज कर देंगे तो उसके कारण क्या होगा? बी भी इंक्रीज हो जाएगा. अगर हमने ए को इंक्रीज कर दिया तो बी भी क्या होगा? इंक्रीज. अगर हमने ए को डिक्रीज कर दिया तो बी में भी क्या चेंजेस आएंगे? बी भी डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, इस केस में जहां पे ए के चेंज क्या हो? सेम. अगर ए इंक्रीज बी इंक्रीज, ए डिक्रीज बी डिक्रीज, वो क्या है हमारा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन. यानी कि ए और बी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है, अगर मान लो अगर ए को मैंने 10% इंक्रीज कर दिया तो बी में क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका? बी भी 10% ही क्या हो जाएगा? इंक्रीज. बी भी क्या हो जाएगा हमारा? 10% इंक्रीज. ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के केस में उनकी क्या रेशियो सेम रहती है. ठीक है, वो क्या होती है? कांस्टेंट. वो क्या होती है? कांस्टेंट. अब इसको एक सिंपल सी एग्जांपल से समझाता हूं बिल्कुल आपको. ठीक है, फिर इसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे. पहले ये एग्जांपल से समझो. एक बिल्कुल सिंपल लिस्ट लेते हैं कि जो प्राइस एंड क्वांटिटी है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद क्वांटिटी. ठीक है, कैसे? देखो जैसे जैसे आप किसी सामान की क्वांटिटी बढ़ाते रहते हो तो उसका प्राइस भी बढ़ता रहता है.
अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लूं, मान लो आपने क्वांटिटी 1 बुक परचेज की है, ठीक है, 1 बुक परचेज की आपने, और उसका प्राइस मान लो 100 रुपीज है, तो प्राइस कितना हो गया, ₹100। ठीक है, अगर मान लो आपने 2 बुक्स परचेज की हैं, तो आपका प्राइस क्या जाएगा, ₹200। 3 बुक्स अगर आपने परचेज की है, तो प्राइस आपका 300। ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, आपका प्राइस बढ़ रहा है, यानी कि सेम रिलेशन है, क्वांटिटी इंक्रीज प्राइस इंक्रीज। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए मैंने क्या बोला था, उनकी रेशियो सेम रहेगी। यहाँ पे निकाल के देखें, पी अपॉन क्यू क्या आएगा हमारा, पी अपॉन क्यू, ये सेम रहना चाहिए। देखो, पी 100/1, ये क्या आएगा, 100/1, ये मेरा 100 ही आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 200/2, ये भी मेरा 100 ही आएगा। 300/3, ये भी मेरा क्या आएगा, 100। ठीक है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले केस में हमारा रेशो क्या रहती है, सेम रहती है। रेशो क्या रहती है, सेम। ठीक है, अब इसी के बेस पे एक एग्जांपल लिखता हूं, क्वेश्चन हम वो ट्राई करते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है कि इफ 5 बुक्स कॉस्ट ₹125, अगर 5 किताबों की कीमत ₹125 है, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 25 बुक्स, तो 25 किताबों की क्या कीमत होगी। ठीक है, अब देखो, ये सेम ऊपर वाले के टाइप में ही है। ठीक है, क्वांटिटी और प्राइस, ये क्या है इनका, डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, तो डायरेक्ट रिलेशन है तो इनकी क्या होगी, रेशो सेम रहेगी। तो यहाँ पे हम रेशो सेम कर देते हैं, किसकी, प्राइस ओवर क्वांटिटी, ये सेम रहना चाहिए। ठीक है, अब फर्स्ट केस में क्या है, मेरा प्राइस 125, क्वांटिटी क्या है, 5 बुक्स। सेकंड केस में, सेकंड केस में प्राइस तो मेरे को निकालना है। ठीक है, तो प्राइस को मैं एक्स सपोज कर लेता हूं, और क्वांटिटी मेरे को दे रखी है 25 बुक्स। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या आएगी इस केस में हमारी एक्स की वैल्यू, ये 25 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 125, यहां से हमारी एक्स की वैल्यू आ गई 625। तो 25 बुक्स कितने की आएंगी, ₹625 की, 625 की हमें 25 बुक्स मिल जाएंगी। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। जो सेकंड टाइप है इसकी, वो है हमारी इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन में हमारा क्या होता है, जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शन में क्या था, ए इंक्रीज बी इंक्रीज, इसमें थोड़ा डिफरेंट होता है कि ए इंक्रीज देन बी डिक्रीजेस। अगर ए बढ़ रहा है तो बी घटेगा, अगर ए डिक्रीज हो रहा है तो बी को क्या होगा, बी इंक्रीज हो जाएगा। इनमें इनवर्स रिलेशन होता है। क्या होता है, इनवर्स रिलेशन, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इनवर्स प्रपोर्शन। क्या बोलते हैं, इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद बी। ठीक है, 1/b लिख के, वहां पे हमने ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी लिखने के लिए सीधा बी लिख दिया था, यहाँ पे 1/b। ठीक है, अब सिमिलरली अगर प्रोपोर्शनेट का साइन हटाना है तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो k इंटू 1/b। ये क्या है हमारा, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, अब यहां से हम, अगर मैं रीअरेंज करूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, ए बी इज इक्वल टू के। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये इनवर्सली के केस में क्या होता है, दो चीजों की प्रोडक्ट सेम रहती है, दो या ज्यादा चीजों की, टू और मोर। ठीक है, जो भी कंडीशन है, तो जितनी भी चीजें इनवर्स रिलेशन में है उनकी प्रोडक्ट क्या रहेगी, हमेशा सेम। ठीक है,
अब एक चीज इसमें ध्यान रखना कि जैसे पिछले केस में क्या था कि अगर ए इंक्रीज हुआ तो बी इंक्रीज होगा, पर यहाँ पे बी क्या हो रहा है, डिक्रीज। लेकिन परसेंटेज में भी फर्क पड़ता है। जैसे वहां पे मैंने बोला था ए अगर 10% इंक्रीज होगा तो बी 10% ही इंक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे अगर मान लो मैं आपको बताऊं ए अगर 10% इंक्रीज होगा, इंक्रीजेज बाय 10%, तो उस टाइम बी पे क्या इफेक्ट आएगा, बी डिक्रीजेज बाय 9.09%, ठीक है। सिमिलरली अगर ए डिक्रीज बाय 10%, दिस लीड टू बी इंक्रीज बाय 11.11%, ठीक है। जो ये चीज है ना, ये मैं आपको प्रॉपरली जो हम डिस्कस करेंगे ये परसेंटेज की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब सिर्फ इसको दिमाग में रख लेना कि हाँ ठीक है ऐसा होता है, ठीक है। पर मेन चीज आपको जो याद रखनी है अभी वो सिर्फ ये है, ठीक है। क्या इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट सेम रहती है। अब इसको बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से एक बार एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करता हूं, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से, ठीक है। अब एक इनवर्स रिलेशन सपोज करते हैं, जैसे कि टाइम टू कंप्लीट सर्टेन वर्क, ठीक है। किसी काम को कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगेगा, वो क्या है हमारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ मैन, ठीक है। देखो अगर ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो काम जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अगर कम लोग काम कर रहे हैं तो टाइम ज्यादा लगेगा, पता ही है हमें, ठीक है। अब इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। मान लो कोई वर्क हमारा 10 डेज में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। कब, जब उस पे 5 वर्कर्स काम कर रहे हैं, 5 वर्कर, ठीक है। अब देखो अगर मैं काम को आधे दिन में ही करना चाहता हूँ, मान लो 5 डेज में कंप्लीट करना चाहता हूँ, तो मेरे को वर्कर क्या करने पड़ेंगे, डबल। तो कितने वर्कर आ जाएंगे ये, तो वो काम 10 वर्कर करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर डेज कम हो रहे हैं तो वर्कर क्या हो गए, इंक्रीज, इनवर्स रिलेशन। अगर मान लो यही काम मेरे को एक दिन में करवाना है, फिर क्या होगा, फिर अगर 1/10 डेज हो गया तो वर्कर भी 5 गुना हो जाएंगे, तो कितने आ जाएंगे, 50 वर्कर्स, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था आपको कि इनवर्स रिलेशन के केस में प्रोडक्ट सेम रहती है, तो प्रोडक्ट चेक करें इनकी, ठीक है। अगर मैं इनको प्रोडक्ट करके आपको दिखाऊं तो 10 × 5 50, 5 × 10 50, 50 × 1 50, देखो प्रोडक्ट सेम आ रही है, हर केस में क्या आ रही है, प्रोडक्ट सेम। और ये प्रोडक्ट हमको रिप्रेजेंट क्या कर रही है, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, क्योंकि वो तो सेम ही है ना, टोटल वर्क डन उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हमने क्या सीखा कि इनवर्स प्रोपोर्शन में हमेशा प्रोडक्ट सेम रहती है, ये बात दिमाग में रख लो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन से एक्सप्लेन करता हूं आपको, ठीक है, एग्जांपल लेके प्रॉपर क्वेश्चन वाली। हमारा क्वेश्चन है, इफ 8 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, ठीक है। अगर 8 लोग कोई काम 25 दिन में कर लेते हैं तो उसी सेम काम को 20 लोग कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। अब मेरे को पता ही है डेज और मैन का क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। यानी कि डेज क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद मैन, ठीक है। मोर मैन लेस डेज, ठीक है, और लेस मैन मोर डेज, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, इनकी प्रोडक्ट सेम रहेगी, यानी कि डेज इनटू मैन क्या रहना चाहिए, सेम, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या है, 8 मैन है, 25 डेज, यानी कि 25 × 8। सेकंड केस में क्या है, इन हाउ मेनी डेज मेरे को निकालने हैं उसको मैं डीज मान लेता हूं, ठीक है। और मैन कितने हैं, 20, बस यहां से इनको कंपेयर करके हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा ये, जो मेरा डी आ जाएगा वो आ जाएगा 25 × 8/20, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से मेरा डी क्या आ जाएगा, 10
डेज। डी क्या जाएगा 10 डेज, यानी कि 20 वर्कर्स को कितने दिन लगेंगे 10 दिन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, थर्ड टाइप डिस्कस करते हैं हम इसकी अब, जो है हमारा ज्वाइंट वेरिएशन। क्या है ज्वाइंट वेरिएशन। ठीक है, अब इसमें क्या है, पहले हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो किया। ठीक है, इस केस में क्या होता है डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट, क्या होता है डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। इसमें हमें रिलेशन दिया होता है कि जैसे सपोज कर लो ए है, वो क्या है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद बी, एंड ए ही हमारा क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद सी। ठीक है, अब देखो ओवरऑल अगर हमको इक्वेशन बनानी है इसकी, तो हम क्या करेंगे, सिंपल वही फंडा है। ठीक है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा, ए अपॉन बी मेरा कांस्टेंट आना चाहिए, इसको मैं k1 सपोज कर लेता हूँ। ठीक है, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली है, तो क्या आएगा यहाँ पे इनकी प्रोडक्ट सेम आएगी, a इंटू सी क्या आना चाहिए, ये कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो क्या आएगा a अपॉन बी इंटू सी, क्योंकि a का डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये इनवर्स प्रोपोर्शन, तो ये क्या आना चाहिए मेरा अनदर कांस्टेंट। ठीक है, इस केस में हमारा a अपॉन बी इंटू सी क्या रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, किया कुछ भी नहीं है मैंने, सेम वही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला फॉर्मूला, इनवर्सली रिलेशन और डायरेक्ट रिलेशन वाला। ठीक है, उसी को हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे। ठीक है, उसी को कंबाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया साथ में। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, इफ 12 मैन कैन रीप 40 हेक्टेयर इन 20 डेज, 12 मैन 20 दिन में 40 हेक्टेयर लैंड को जोत देते हैं। ठीक है, तो मेरे से पूछा गया है कि 10 मैन 18 डेज में कितने हेक्टेयर लैंड को जोत देंगे। ठीक है, कितने हेक्टेयर लैंड को जोत देंगे, तो हम कैसे निकालेंगे ये, पहले हमें रिलेशन पता होना चाहिए कि इनमें क्या रिलेशन है। देखो मैन और वर्क का मेरे को रिलेशन पता है। ठीक है, ये क्या है डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन मैन एंड वर्क का, यानी कि अगर मोर मैन तो मोर वर्क। सिमिलरली हमारा मैन और टाइम का क्या रिलेशन है, डेज का, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, इनवर्स रिलेशन मतलब अगर ज्यादा लोग काम करेंगे तो कम दिन लगेंगे। तो इन दोनों से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जहां पे यहाँ पे मैन अपॉन वर्क इनटू डेज, तो मैन इनटू डेज अपॉन वर्क, ये हमारा क्या रहना चाहिए कांस्टेंट, क्योंकि मैन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद वर्क है, तो मैन अपॉन वर्क कांस्टेंट, तो मैन अपॉन वर्क लिख लिया। अब मैन इनटू डेज, ये भी कांस्टेंट, तो मैन इनटू डेज, तो ये तीनों क्या रहने चाहिए हमारे कांस्टेंट। ठीक है, और फर्स्ट केस में देखो 12 मैन है, डेज 20 डेज लगते हैं, वर्क कितना करते हैं 40 हेक्टेयर लैंड। सेकंड केस में क्या है 10 मैन है, 18 डेज है, और लैंड मेरे को निकालना है कितना है, उसको एक्स सपोज कर लेते हैं। अब यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स हमारा क्या जाएगा 10 इंटू 18 इंटू 40 अपॉन 12 इंटू 20, ये हमारा आ जाएगा 30 हेक्टेयर, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो 10 लोग 18 दिन में 30 हेक्टेयर लैंड का जोत देंगे। ठीक है, तो आज हमने ये तीनों टाइप्स डिस्कस कर लिए वेरिएशन के। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन एंड ज्वाइंट वेरिएशन। ठीक है, नाउ इट्स रिवीजन टाइम। आज हमने किया वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन क्या होता है चेंज। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, जब दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी एक दूसरे पे क्या हो डिपेंडेंट, यानी कि अगर एक में हम चेंजेस कर दें तो दूसरी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं वेरिएशन। ठीक है, अब कितने टाइप्स की होती है, फर्स्ट जो हमने डिस्कस की वो है डायरेक्ट
प्रपोर्शन, ठीक है। जो वेरिएशन डायरेक्टली होती है उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन, ठीक है। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद बी, ठीक है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद बी। तो इसका मीनिंग क्या है, ए वेरीज डायरेक्टली एज बी, ठीक है। अब जो ये साइन है हमारा रिलेशन का, इसको खत्म इक्वल टू में चेंज करने के लिए हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। वो कांस्टेंट हम के ले लेते हैं। जो के है यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। अब कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जो क्या रहता है हमेशा फिक्स, ठीक है। अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो a अपॉन बी मेरा क्या आ जाता है, कांस्टेंट, यानी कि a अपॉन बी क्या रहेगा इस केस में, फिक्स, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मीनिंग a इंक्रीज तो b इंक्रीज, a डिक्रीज तो b डिक्रीज, सेम परसेंटेज। अगर a 10% इंक्रीज तो b 10% इंक्रीज, ठीक है। अब इसके एग्जांपल, अगर जो प्राइस और क्वांटिटी है उनमें क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन। अगर हम क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो प्राइस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर हम प्राइस को बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। अब जैसे मैंने सपोज कर लिया था कि एक बुक है, मान लो उसका प्राइस 100 रुपीज है। अगर मैं 2 बुक्स परचेज करूंगा प्राइस 200 हो गया, 3 बुक्स परचेज करूंगा प्राइस 300 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि डायरेक्ट रिलेशन के केस में ए अपॉन बी क्या रहता है हमारा, कांस्टेंट। तो मैंने यहाँ पे पी अपॉन क्यू निकाल के दिखाया आपको, तो ये क्या रहा है, कांस्टेंट 100 100 100। और ये आया क्या है हमें, प्राइस ऑफ वन बुक, ठीक है, प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। अब एक सिंपल एग्जांपल ली थी हमने, यही प्राइस और क्वांटिटी वाली, और प्राइस अपॉन क्वांटिटी सेम रहेगी। दोनों केसेस में हमने प्राइस अपॉन क्वांटिटी को इक्वल कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स वेरिएशन का क्या मतलब है, अगर एक चीज इंक्रीज हो तो दूसरी डिक्रीज हो। जैसे ए इंक्रीज हुआ तो बी क्या हो गया, डिक्रीज। अगर ए डिक्रीज होगा तो बी क्या होगा, इंक्रीज। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद बी, ठीक है। इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि 1/b लिख के, जिसके साथ इनवर्स रिलेशन होता है। सिमिलरली अगर मुझे प्रोपोर्शन का साइन खत्म करना है, इक्वल टू का डालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे को एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर रीअरेंज करूं इस इक्वेशन को तो a इंटू बी क्या आ गया मेरा, कांस्टेंट। यानी कि इनवर्स रिलेशन के केस में क्या होता है, उनकी प्रोडक्ट कांस्टेंट रहती है, ठीक है। एक चीज मैंने और बताई थी कि इसमें जो चेंज होता है वो सेम नहीं आता। अगर a 10% इंक्रीज हो रहा है तो b 9.09% डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर ए 10% डिक्रीज हो रहा है तो बी 11.11% इंक्रीज होगा, ठीक है। जो ये कंसेप्ट डिटेल में हम परसेंटेज की क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर मैंने एक आपको सिंपल एग्जांपल दी थी टाइम और वर्क से रिलेटेड, कि अगर किसी काम को करने के लिए कितना टाइम लगता है और कितने मैन लगते हैं, ठीक है। अगर मैन वर्कर हम ज्यादा कर देंगे तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। अगर वर्कर कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। हमने सपोज किया था कि मान लो कोई काम 5 वर्कर 10 दिन में करते हैं, अगर उसी काम को मेरे को 5 दिन में करवाना है तो वर्कर दुगने करने पड़ेंगे, 10 वर्कर। अगर उसी काम को मेरे को 1 दिन में करवाना है, 1 डे में करवाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्कर्स को 50 करना पड़ेगा, ठीक है। और इनवर्स प्रोपोर्शन के केस में क्या होता है, प्रोडक्ट कांस्टेंट रहती है। तो मैंने प्रोडक्ट निकाल ली, 10 इंटू 5 50, 5 इंटू 10 50, 1 इंटू 50 50। तो प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल करवाई सेम बेस पे, डेज और मैन पे। डेज और मैन इनवर्सली रिलेशन में है, तो डेज और मैन की प्रोडक्ट सेम रहेगी, तो मैंने दोनों केसेस में प्रोडक्ट सेम करके आंसर निकाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमने किया था ज्वाइंट रिलेशन, जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनवर्स रिलेशन कर लो आप इन, ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। डायरेक्ट और इनवर्स का हमारे पास इकट्ठे एग्जांपल आ जाए, ठीक है। जैसे ए है वो क्या है, डायरेक्टली वेरीज विद बी एंड इनवर्सली वेरीज विद सी। अब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। अगर डायरेक्टली वेरीज है तो ए अपॉन बी कांस्टेंट होगा, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ए एंड सी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, ए बी अपॉन सी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा मेरा, ठीक है। फिर हमने एक एग्जांपल की इसके बेस पे, बिल्कुल सिंपल थी, मैन वर्क और डेज के रिलेटेड, ठीक है। जो मैन एंड वर्क है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ठीक है, मोर मैन मोर वर्क। और मैन एंड डेज क्या है, इनवर्स रिलेशन में है, तो मैन अपॉन वर्क कांस्टेंट रहेगा, मैन इनटू डेज कांस्टेंट रहेंगे, तो मैन इनटू डेज अपॉन वर्क कांस्टेंट रहेगा। फर्स्ट केस सेकंड केस में अप्लाई करके हमने आंसर निकाल लिया, ठीक है। आज हमने बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए वेरिएशन के। नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस लेवल तक के, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक अवर वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स
एंड गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे लोगो पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।